हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में कुछ ब्रीफ में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने बात की थी रिगार्डिंग origin of restriction endonuclease, its nomenclature and mechanism of action. I hope वो लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा और वो इजी वे में आपको समझ भी आ गया होगा। स्टिल बच्चों, अगर उस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। अगर हम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों, तो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये बहुत ही ब्रीफ रिप्रेजेंट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। बट इन दोनों चैप्टर्स से कहीं ना कहीं 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे बोर्ड लेवल में और हमारे नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि इस बार सेमेस्टर सेकंड बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ और चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहा है, तो इस बार इन चैप्टर्स का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो एटलीस्ट हम इन चैप्टर्स को बहुत इजी वे में एक दूसरे के साथ सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके इजीली समझ लेते हैं बच्चों, सो दैट हमारा कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए चाहे नीट एग्जाम में पूछा जाए, गलत नहीं होना चाहिए। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स नाम बच्चों आपने कई बार सुना होगा। जनरली जब हम बात करते हैं पैथोजेंस की, हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, हम बात करते हैं वुचेरेरिया की, तो बच्चों कई मॉस्किटोज इन पैथोजेंस को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब वो मॉस्किटोज हमारे ब्लड सक करने आते हैं तो ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो ये जो मॉस्किटोज हैं, चाहे वो फीमेल एनाफ्लीज हो, फीमेल क्यूलेक्स हो, फीमेल एडीज हो, हाँ बच्चों, ये मॉस्किटो वेक्टर्स का वर्क करते हैं। यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए और डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ उस फॉरेन डीएनए और डिजायर्ड डीएनए का रेप्लिकेशन भी करवाते हैं। तो बच्चों क्लोनिंग वेक्टर्स, जब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की, तो क्लोनिंग वेक्टर्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी फॉरेन डीएनए को लेकर जाते हैं, साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल्स में भी लेकर जाते हैं। जो क्लोनिंग वेक्टर्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए होता है जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों, बट उसके पहले हम कुछ और भी वेक्टर्स के नेम जान लेते हैं। कई बार हमारे जो एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर कई सारे एग्जाम्पल्स वेक्टर्स में दिए होते हैं और हमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स पढ़ने को मिलते हैं या पढ़ाए जाते हैं, दैट इज प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। तो एटलीस्ट अगर हमें क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है तो हमें और भी वेक्टर्स के नाम पता होना चाहिए। आइए बच्चों हम देखते हैं कुछ और वेक्टर्स के नेम। द फर्स्ट वेक्टर जो मैंने आपको बताया, दैट इज ऑब्वियसली प्लाज्मिड। द सेकेंड वेक्टर इज बैक्टीरियोफेज, द वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। इसके अलावा बच्चों हम
रेट्रोवायरस, हम रेट्रोवायरस को भी एज अ वेक्टर यूज करते हैं। हम लैम्डा फेज वायरस को भी एज अ वेक्टर यूज करते हैं। लैम्डा फेज जो वायरस होता है, इसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और डीएनए के जो 2 एंड्स होते हैं, उन एंड्स पर कुछ न्यूक्लियोटाइड अनपेयर्ड होते हैं। डीएनए कंप्लीटली पेयर्ड वहां पर नहीं होता, या ये कह सकते हो डीएनए, लैम्डा फेज का डीएनए एंड्स पर डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, तो वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो दूसरे एंड के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो बच्चों, वो 2 एंड्स के सीक्वेंस कोहेसिव एंड का वर्क करते हैं, और जब लैम्डा फेज के कोहेसिव एंड्स को हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के डीएनए के साथ मिक्स कर कर एक वेक्टर का कॉम्बो बनाते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, लैम्डा फेज का जो डीएनए है, उसकी जो कोहेसिव साइट्स है डीएनए के एंड्स पर, जब हम उस कोहेसिव साइट्स के डीएनए को प्लाज्मिड के डीएनए के साथ अटैच करके एक मिक्स्ड वेक्टर बनाते हैं बच्चों, तो उस वेक्टर को हम नाम देते हैं कॉस्मिड। कॉस मीन्स कोहेसिव साइट एंड मिड मीन्स प्लाज्मिड। क्लियर दिस थिंग। इसके अलावा हम, अगर हमें एक ऐसे फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है जिसका साइज बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स ज्यादा हैं, तो उस केस में वी यूज आइदर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और वी यूज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। In short form, it is called BAC, bacterial artificial chromosome, और YAC, yeast artificial chromosomes। ये वो वेक्टर्स हैं जिनको हम या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूज कर सकते हैं बच्चों, या फिर यूकैरियोटिक सेल्स में यूज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे वेक्टर्स भी हमारे साइंटिस्टों ने खोज निकाले जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही यूज होते हैं, और ऐसे वेक्टर्स को बच्चों हम नाम देते हैं शटल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं शटल वेक्टर्स, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईस्ट एपिसोमल वेक्टर। ईस्ट एपिसोमल क्रोमोसोम और ईस्ट एपिसोमल वेक्टर। सो गाइस, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के अलावा ये भी कई सारे क्लोनिंग वेक्टर्स हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अब बच्चों, हम आते हैं अपने 2 मोस्ट कॉमन वेक्टर्स पर, दैट इज प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। बैक्टीरियल सेल, दिस वन इज अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल contain a single chromosome that is called nucleoid or genophore. This is the main chromosome of bacterial cell. इस मेन क्रोमोसोम के अलावा बैक्टीरियल सेल में
एक सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मिड। अब हम प्लाज्मिड के खुद के कुछ यूनिक फीचर्स जान लेते हैं। प्लाज्मिड इज फर्स्ट सर्कुलर इन नेचर। प्लाज्मिड कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्लाज्मिड इज सर्कुलर इन नेचर। प्लाज्मिड इज या प्लाज्मिड कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के अलावा दिस इज द एक्स्ट्रा डीएनए। बच्चों, प्लाज्मिड कैन सेल्फ रेप्लिकेट। प्लाज्मिड हैव पावर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, और उसके इस सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर की वजह से ही प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। क्यों और कैसे, अभी हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर दिस थिंग? नाउ प्लाज्मिड इज अ नॉन एसेंशियल पार्ट, या प्लाज्मिड कंटेन नॉन एसेंशियल जीन्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका सिंपल सा मतलब है कि जरूरी नहीं है कि इन एवरी बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड शुड बी प्रेजेंट। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्लाज्मिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, अगर प्लाज्मिड होता है तो हो सकता है उस प्लाज्मिड का नंबर सिंगल भी हो, वो एक ही प्लाज्मिड हो, और हो सकता है उस प्लाज्मिड का नंबर मल्टीपल्स में भी हो। तो जरूरी नहीं है कि प्लाज्मिड हर बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता हो बच्चों, और यह भी जरूरी नहीं है कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ही प्लाज्मिड होगा। वन बैक्टीरियल सेल कंटेन मल्टीपल प्लाज्मिड्स। क्लियर दिस थिंग? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड। जब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है बच्चों जो बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है, और प्लाज्मिड के बाद बैक्टीरियोफेज को ही हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर। द थर्ड वन इज रेट्रोवायरस। जब भी बात आती है ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग में जब भी किसी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जस्ट लिसन दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमें ह्यूमन बीइंग की बॉडी में किसी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, द ओनली एंड ओनली वेक्टर विच वी यूज दैट इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की अगर हम बात करें तो रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें ह्यूमन बीइंग में कैंसर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पाई जाती है। जब हम इस वायरस को एज अ वेक्टर यूज करते हैं तो हम उसके कैंसर इंड्यूसिंग और कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स को रिमूव करके उसके जगह पर उसको रिप्लेस करके फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हमने माइक्रोब्स को, ऐसे माइक्रोब्स को जो हमारी बॉडी में कई सारी डिसीजेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको भी हमने अपने यूज के लिए यूज कर लिया। क्लियर दिस थिंग? सो गाइज, दिस इज अबाउट प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड रेट्रोवायरस। अंडरस्टूड? नाउ अब हम आते हैं बच्चों कि अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आई एम अगेन रिपीटिंग, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। बट उस प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं। जो भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसका बेस होगा हमारा प्लाज्मिड।
हम प्लाज्मिड को लेकर सारी प्रॉपर्टीज को आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, हाँ बच्चों, दैट बैक्टीरिया इज इशेरिकिया कोलाई। उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को आज हम यूज करने वाले हैं। उस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, इशेरिकिया कोलाई का जो प्लाज्मिड होता है बच्चों, वो प्लाज्मिड किसी भी ड्रग के अगेंस्ट, किसी भी मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो नहीं करता। आई एम अगेन रिपीटिंग, द प्लाज्मिड ऑफ इशेरिकिया कोलाई डू नॉट शो एनी रेजिस्टेंस टू एनी ड्रग। इसका क्या मतलब है? जब इशेरिकिया कोलाई पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उसके प्लाज्मिड पर, उस बैक्टीरिया पर कोई भी मेडिसिन डालेंगे, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन हो, चाहे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, चाहे वो एम्पिसिलिन हो, तो जब उस बैक्टीरियल प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उस प्लाज्मिड की डेथ हो जाएगी, वो प्लाज्मिड ग्रो नहीं कर पाएगा। क्लियर दिस थिंग? आई एम अगेन रिपीटिंग, the natural E. coli contain plasmid but it do not show any resistance to any drug। हमने क्या किया बच्चों? हमने उस प्लाज्मिड को निकालकर उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। हमने उसको लैब में मॉडिफाई करना स्टार्ट किया और हमारे 2 साइंटिस्ट को यह सफलता मिली। उन साइंटिस्ट के नेम हैं बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। बच्चों, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक नए प्लाज्मिड का लैब में फॉर्मेशन किया, ई कोलाई के प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके, और उस प्लाज्मिड को हमने नाम दिया PBr322। नाउ व्हाट इज PBr322? P stands for plasmid, B and R represents name of scientist, that is Bolivar and Rodriguez। जब लैब में कई सारे प्लाज्मिड्स इन साइंटिस्टों ने तैयार किए, तो जो PBr322 था, उस प्लाज्मिड का नंबर था बच्चों 322, दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्लाज्मिड प्रोड्यूस्ड इन लैब। सपोज बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि हमने लैब में 500 प्लाज्मिड डेवलप किए, तो उसमें से ये प्लाज्मिड किस नंबर का था? 322। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों, इन दोनों साइंटिस्टों ने ई कोलाई के नेचुरल प्लाज्मिड को चेंज करके उस प्लाज्मिड में 2 ड्रग्स, 2 मेडिसिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डाला। वो मेडिसिन्स हैं एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। दीज genes are for tetracycline resistance gene and these genes are for ampicillin resistance gene। That means अब ये जो प्लाज्मिड जो पहले किसी भी ड्रग से किल हो सकता था, किसी भी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा था बच्चों, अब ये प्लाज्मिड एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स के अगेंस्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस। क्लियर दिस थिंग? ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों क्लोनिंग वेक्टर्स और प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज की। ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इज origin of replication, that in short is called ORI।
origin of replication. इस प्रॉपर्टी का क्या मीन है, इस प्रॉपर्टी का क्या बेनिफिट है, आइए हम जानते हैं। जैसा कि आप इस PBR 322 डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें आपको दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन द सेंस जहां से रेप्लिकेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है, दैट पॉइंट, दैट सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ORI represent DNA sequence. ORI represent DNA sequence by which origin of DNA replication start. क्लियर? देखो बच्चों, सपोज हमारे पास एक डिजायर्ड डीएनए है जिसकी हमें कई सारी कॉपीज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इंसुलिन डीएनए। अगर हम उस डीएनए को डायरेक्ट बैक्टीरियल सेल में डाल देते हैं, विदाउट यूजिंग प्लाज्मिड एनीथिंग, डायरेक्ट हमने उसको बैक्टीरियल सेल में डाल दिया, अगर उस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए के पास ORI नहीं होगा तो बच्चों उनका रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। इसीलिए हम जब भी किसी फॉरेन डीएनए को रेप्लिकेट कराते हैं, ग्रो कराते हैं किसी भी दूसरे होस्ट के अंदर, तो हम उसके वेक्टर की हेल्प लेते हैं। और वेक्टर की हेल्प लेने का सिंपल सा सेंस है कि वेक्टर के पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां पर नीट, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है उसमें सिर्फ सिंगल ORI प्रेजेंट होता है, जबकि जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए की, दैट डीएनए कंटेन मल्टीपल ORI। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट योर नीट एग्जाम। क्लियर ना? तो बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI न्यूक्लियोटाइड्स के उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हम फॉरेन डीएनए को इस प्लाज्मिड में कहीं पर भी अटैच कर देंगे, जब इस प्लाज्मिड का ORI रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा तो उसके रेप्लिकेशन के साथ साथ हमारे फॉरेन डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा। क्लियर दिस थिंग? नाउ ORI का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। देखो बच्चों, सपोज वन बैक्टीरियल सेल कंटेन वन प्लाज्मिड विच डिवाइड्स 10 टाइम्स इन 1 मिनट, जो 1 मिनट में 10 बार डिवाइड कर जाता है। एंड second bacterial cell is there which contain plasmid which have capacity to divide 100 times in 1 minute। एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड 1 मिनट में 10 टाइम्स डिवाइड करता है, एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड 1 मिनट में 100 टाइम्स डिवाइड करता है। अगर हम अपने फॉरेन डीएनए को फर्स्ट वाले प्लाज्मिड में अटैच करते हैं तो
उस प्लाज्मिड के साथ साथ हमारे फॉरेन डीएनए की भी 10 कॉपीज बन जाएंगी। बट इफ वी add our foreign DNA with second plasmid, then 100 copies of our foreign DNA will develop। जब किसी ऑर्गेनिज्म की कॉपी बनती है, सेम कॉपी, तो हम वर्ड यूज करते हैं क्लोन। यस और नो? जब हमारे फॉरेन डीएनए की कॉपी बनेगी तो भी हम वर्ड यूज करेंगे क्लोन। बट ये क्लोन बन रहा है डीएनए का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीएनए क्लोनिंग। ये क्लोन बन रहा है जीन्स का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। तो बच्चों ORI ही वो सेगमेंट है, वो सीक्वेंस है जो प्लाज्मिड के नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को डिसाइड करता है। तो उस फॉरेन डीएनए की कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी, दैट विल ऑल्सो डिसाइडेड बाय ORI। क्लियर दिस थिंग? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ORI ऑल्सो डिसाइड नंबर ऑफ कॉपीज, that is genes cloning of foreign DNA। Clear this thing? Now this one was the first property of cloning vector, that was ORI, origin of replication। यहां पर हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड और वेक्टर में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस होता है जो हमारे फॉरेन डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, हमने ये भी देखा कि ORI ही वो सीक्वेंस है जो हमारे फॉरेन डीएनए की कितनी कॉपीज बनेंगी उसको भी डिसाइड करता है। Clear this thing? Now we will discuss the second property, that is recognition sites। कई सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज होते हैं। आई जस्ट होप कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चों देखो बच्चों, यहां पर जो आप डायग्राम देख रहे हो PBR 322 का, यहां पर आप कई सारे एरो देख रहे हो विथ नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जिन बच्चों को इन नाम से डर लग रहा है, मैं उनके सारे डाउट्स अभी क्लियर करता हूं। देखो बच्चों, यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है BAMH1। इसका नेम होता है, फुल फॉर्म होता है बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस। बेसिलस BAM एमाइलो लिक्विफेशियंस। H रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को, H रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को, और रोमन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस टाइप का या किस टाइम पर इसको उस बैक्टीरिया से निकाला गया। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो फर्स्ट टाइम। यहां पर लिखा है SAL1। It stands for Streptomyces albus। S for Streptomyces, AL for albus। यहां पर स्ट्रेन नहीं है, रोमन नंबर है। PVU सेकेंड, प्रोटियस
वल्गैरिस। बच्चों PVU सेकंड के ऊपर लिखा है ROP। ROP स्टैंड्स फॉर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड के रेप्लिकेशंस के टाइम पर जिन प्रोटीन्स की नीड होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ROP, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। नाउ PST1 प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी। सेम PVU फर्स्ट, PVU सेकंड। इशेरिकिया कोलाई हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। HIND हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, the first discovered restriction endonuclease, we have discussed in last lecture. CLA1 Caryophanon latum, Caryophanon latum. So guys, these are the different name of different restriction endonuclease. Now बच्चों यहां पर हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए की एक स्पेसिफिक साइट पर कट कर रहा है। उस स्पेसिफिक साइट को ही हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट। बट यहां पर रिकॉग्निशन साइट को प्रॉपर्टीज में ऐड करने का रीजन ये नहीं है कि वी हैव टू डिफाइन कि व्हाट इज रिकॉग्निशन साइट। यहां पर इनका एम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी प्लाज्मिड सिलेक्ट करें और उसके जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हों, बच्चों द प्लाज्मिड में कंटेन मैनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसा कि यहां पर दिख रहा है, एक प्लाज्मिड को कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। बट जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ओनली कंटेन वन रेस्ट्रिक्शन साइट और वन रिकॉग्निशन साइट ऑल ओवर द प्लाज्मिड। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि एक प्लाज्मिड को एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ एक ही साइट पर कट करे, ऐसा प्लाज्मिड होना चाहिए या ऐसा वेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर BAMH1 इस साइट पर कट कर रहा है जहां पर टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस जीन है, तो that restriction endonuclease should not cut anywhere else. वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी दूसरी जगह पर भी कट नहीं करना चाहिए। क्यों बच्चों? सपोज हम फॉरेन डीएनए को अटैच करना चाहते हैं BMH1 की साइट पर यहां पर, बट अगर ये BAMH1 यहां पर भी कट करता है, ORI की साइट पर भी कट करता है, यहां पर भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की साइट पर भी कट करता है, तो जब हम इस एंजाइम को यूज करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस कट ऑन दिस साइट एंड दिस साइट ऑल्सो। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? फर्स्ट थिंग, हमारा पूरा प्लाज्मिड छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? यहां पर भी कट, यहां पर भी कट, यहां पर भी कट, हमारा पूरा प्लाज्मिड ही ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जो फॉरेन डीएनए हमें यहां अटैच करना था वो यहां पर भी अटैच हो सकता है, वो यहां पर भी अटैच हो सकता है। तो विल बी कॉम्प्लिकेटेड दिस प्रोसीजर इफ one enzyme will cut at more than one site.
So this is the point regarding recognition site that I am again repeating. One plasmid may contain many restriction endonuclease enzyme sites, but one enzyme at one time can cut at only one site. Clear this thing बच्चों? Yes or no? Okay? बच्चों अब हम बात करते हैं the third and most important property of cloning vector, that is selectable markers. जैसा कि markers वर्ड आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे बच्चों। इस डायग्राम में मैंने डिफरेंट मार्कर्स कलर्स यूज किए हुए हैं, तो ये डायग्राम आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर यहां पर हम एक सिंपल मार्कर सिंगल मार्कर यूज करते तो शायद आपका ध्यान इस डायग्राम पर उतना नहीं जाता और ये डायग्राम अपने आप को ही उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। हाँ बच्चों, सिलेक्टेबल मार्कर्स, जब हम बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स की, तो सिलेक्टेबल मार्कर्स वो केमिकल्स हैं या फिर वो ड्रग्स, वो एंजाइम्स हैं जो हम यहां पर यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए। आई एम अगेन रिपीटिंग, वी यूज selectable marker to differentiate between recombinant and non-recombinant DNA as well as transformant and non-transformant DNA। बच्चों को कई बार इन वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, तो बच्चों इन वर्ड्स को मैं आज आपके लिए हमेशा के लिए डाउटफुल कंडीशंस को फिनिश करता हूं और हम इसको बहुत सिंपल वे में आपके सामने रखेंगे। देखो बच्चों, हम इस PBr322 को यहां पर सिंपल फॉर्म में बना रहे हैं। दिस वन इज अ प्लाज्मिड विच कंटेन रेजिस्टेंस जीन्स फॉर tetracycline as well as ampicillin, which contain resistance gene for tetracycline as well as ampicillin। अगर बच्चों इस प्लाज्मिड को लैब में ग्रो कराया जाए और अलग अलग कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाए, एक कल्चर मीडिया में हमने मेडिसिन ले ली एम्पिसिलिन और एक कल्चर मीडिया में हमने मेडिसिन ले ली, ड्रग ले ली टेट्रासाइक्लिन। बच्चों ये प्लाज्मिड इस कल्चर मीडिया में भी ग्रो करेगा क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन्स हैं और ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन के भी कल्चर में ग्रो करेगा बिकॉज इट कंटेन रेजिस्टेंस जीन्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम इस टेट्रासाइक्लिन की जगह बच्चों फॉरेन डीएनए के जीन्स ऐड करते हैं बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए लाइगेज और हमने इस प्लाज्मिड को चेंज किया। अब देखो बच्चों, इस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन की जगह फॉरेन डीएनए है और एम्पिसिलिन को हमने यहां पर टच नहीं किया। अब बच्चों यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने बैक्टीरियल डीएनए को फॉरेन डीएनए के साथ अटैच कर दिया है। हमने एक कॉम्बो बना दिया है दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए। वन इज प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए,
वन इज सपोज करो इंसुलिन, दैट इज ह्यूमन डीएनए। और बच्चों जब हम दो अलग अलग स्पीसीज के डीएनए का कॉम्बो बनाते हैं तो उस डीएनए को हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो डीएनए बच्चों कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब यहां पर हम फॉरेन डीएनए अटैच कर रहे हैं एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, तो बच्चों दिस सिंगल स्पीसीज डीएनए ई कोलाई प्लाज्मिड, इसको हम नाम देते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई थिंक अब आपका रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फंडा क्लियर हो गया होगा। क्लियर दिस थिंग नाउ। अब अगर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बच्चों लैब में फिर से ग्रो कराते हैं डिफरेंट कल्चर मीडिया में, इन वन वी आर यूजिंग एम्पिसिलिन, इन वन वी आर यूजिंग टेट्रासाइक्लिन। आप देख पा रहे हैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास स्टिल इट हैव रेजिस्टेंस जीन्स ऑफ एम्पिसिलिन, तो ये यहां पर इजीली ग्रो कर जाएगा। बट इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास टेट्रासाइक्लिन के जीन्स नहीं है, तो इस वजह से ये यहां पर ग्रो नहीं कर पाएगा। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, इस चीज को रटना नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करता। क्यों? आप एक बार मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एग्जामिनर बच्चों की मेंटलिटी को बहुत अच्छे से जानता है और वो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है। अगर वो बोलता है कि वी एड फॉरेन डीएनए एट द साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, तब तो ये फंडा ठीक है। बट अगर वो बोलता है वी आर यूजिंग फॉरेन डीएनए एट द साइट ऑफ एम्पिसिलिन, तो बच्चों यहां पर ये डीएनए जिसमें हम फॉरेन डीएनए को यहां पर अटैच ना करके यहां अटैच कर रहे हैं, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करेगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा। तो इट डिपेंड्स वो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, वो थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। अगर वो बोलते हैं वी आर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए बाय यूजिंग BAMH1 एंजाइम, ना ही उन्होंने वर्ड यूज किया टेट्रासाइक्लिन, ना ही उन्होंने वर्ड यूज किया एम्पिसिलिन, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? BAMH1। तो बच्चों हमें ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि BAMH1 किस साइट पर कट कर रहा है। इनडायरेक्टली दे वर टेलिंग अबाउट टेट्रासाइक्लिन। समझ में आ रही है मेरी बात? तो या तो वो डायरेक्ट एंटीबायोटिक का नाम लेकर वहां पर फॉरेन डीएनए ऐड करने को बोलते हैं, और दे कैन यूज द नेम ऑफ एंजाइम। अंडरस्टूड? नाउ गाइस, दिस टेट्रासाइक्लिन ड्रग is differentiating between recombinant DNA as well as non-recombinant DNA. That's why we are using as a selectable marker. Understood? तो one of the antibiotic जिसमें non-recombinant तो ग्रो कर रहा है, recombinant ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? टेट्रासाइक्लिन। नाउ बच्चों, जिस ई कोलाई के अंदर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं, जिस ई कोलाई के अंदर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं, उसी ई कोलाई को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। द सेम ई कोलाई इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट इन विच वी आर इंट्रोड्यूसिंग अवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर दिस थिंग? तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट?
ट्रांसफॉर्मेंट वो होस्ट सेल है जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर ना? अब अगर बच्चों हम इस ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई को लैब में ग्रो कराते हैं, हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जो नॉर्मली ई कोलाई को ग्रो करा सकता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली, दिस टी फॉर ट्रांसफॉर्मेंट। क्या आप इस कल्चर मीडिया में जो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो, क्या उस कल्चर मीडिया में यहां पर दूसरे जो ई कोलाई सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, क्या आप उनको ग्रो करने से रोक पाओगे? नहीं, कल्चर मीडिया उनके फेवर में है। तो यहां पर कल्चर मीडिया को नहीं पता है कि हम ट्रांसफॉर्मेंट डाल रहे हैं कि हम नेचुरल ई कोलाई डाल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल ई कोलाई जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं डाला, उसी को हम नाम देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि नेचुरल ई कोलाई के प्लाज्मिड में किसी भी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेंट के साथ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी ग्रो करेगा। हमारा एम है फॉरेन डीएनए को ग्रो कराना, हमारा एम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो कराना और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रोकना। इसीलिए हम इस कल्चर मीडिया में एम्पीसिलिन डाल देंगे। एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था ट्रांसफॉर्मेंट में, वो ग्रो कर जाएगा, बट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की डेथ हो जाएगी। सो गाइज, हमारा जो एम है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को रोकना और ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को इंक्रीज करना। वो काम कौन कर रहा है? एम्पीसिलिन। दैट्स व्हाई वी से one drug is used to differentiate between recombinant and non-recombinant DNA, and another drug is used to differentiate between transformant and non-transformant. So guys, this is completely about all the three properties of cloning vector. बच्चों, यहां पर जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हमने यूज किए, ड्रग्स हमने यूज की, इनको हमने कल्चर मीडिया में बार बार ग्रो कराया। कल्चर मीडिया को ग्रो कराना इतना इजी टास्क नहीं है और इस कल्चर मीडिया को बार बार यूज करने में कई सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो बच्चों, ये प्रोसीजर बहुत ही टफ टास्क हो जाता है साइंटिस्टों के लिए, और जब जब कोई चीज हमारे सामने प्रॉब्लम बनकर आती है तो उसका एक सॉल्यूशन पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा होता है। हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्टों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने एक नया प्लाज्मिड बन निकाला। उन्होंने एक नए प्लाज्मिड की खोज की बच्चों, और उस नए प्लाज्मिड में उन्होंने इन ड्रग्स को सिलेक्टेबल मार्कर्स की जगह यूज नहीं किया। उन्होंने एक एंजाइम, एक सिंपल से एंजाइम को उस प्लाज्मिड में एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया और एक नए प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया। आइए हम देखते हैं उस प्लाज्मिड के बारे में। हाँ जी बच्चों, मैं बात कर रहा हूं प्लाज्मिड PUC8। दिस प्लाज्मिड का नाम क्या है बच्चों? PUC8। P फॉर प्लाज्मिड, UC मींस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 8 नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ प्लाज्मिड इन लैब। बच्चों, साइंटिस्टों ने उस सिलेक्टेबल मार्कर जो हमने एंटीबायोटिक के फॉर्म में यूज किया PBr322 में, उसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई बनाने के लिए यहां पर जीन्स यूज किए
एक एंजाइम के, वो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट जिसमें कलर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, इस वाइट कलर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट का कलर होता है बच्चों वाइट, वाइट कलर। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस वाइट कलर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है ब्लू कलर प्रोडक्ट में, ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट। दिस एंजाइम, क्लियर? नाउ अगर हम इस एंजाइम के जीन्स को रिप्लेस करते हैं बाय फॉरेन डीएनए, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, टू टर्म्स वी विल यूज हियर। इफ वी विल रिप्लेस genes of this beta galactosidase enzyme by foreign DNA, then genes of this enzyme will be deleted from this site and enzyme inactive हो जाएगा, एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। और बच्चों, जब फॉरेन डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जीन्स की साइट पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस कंडीशन को बच्चों हम नाम देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन वी इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए at the site of genes of beta galactosidase, they become inactivated, and this process, my dear students, is called insertional inactivation. अब देखो बच्चों, जब हम यहां पर फॉरेन डीएनए ऐड करेंगे, जब हम दो अलग अलग स्पीसीज के डीएनए को ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारा डीएनए बनेगा, दैट विल बी नेम्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट विल बी नेम्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड नाउ इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास एंजाइम नहीं है। जब इसके पास एंजाइम नहीं है बच्चों, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस क्रोमोजेनिक व्हाइट कलर सबस्ट्रेट को ब्लू कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। सो गाइस, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करेंगे, तो हमारा सबस्ट्रेट व्हाइट कलर का ही रहेगा, ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब हम नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करेंगे, तो हमारा सबस्ट्रेट ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। So guys, this is completely about cloning vectors and their properties. अब बच्चों सुनो ध्यान से, जैसे कि जब मैं आपको क्लोनिंग वेक्टर्स के एग्जाम्पल बता रहा था, मैंने एक वर्ड यूज किया था रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ह्यूमन बीइंग में कैंसर प्रोड्यूस करता है, उसके कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स को हम रिमूव करते हैं बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करके, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन डीएनए की हेल्प से। जब हम उसमें फॉरेन डीएनए ऐड करते हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ग्रो भी करता है और कैंसर प्रोड्यूस नहीं करता। सिमिलरली एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, जिसका नाम होता है
Agrobacterium tumefaciens. I am writing here Agrobacterium tumefaciens. बच्चों ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया स्पेशली डाइकॉट प्लांट्स में कैंसर या ट्यूमर प्रोड्यूस करता है, और ट्यूमर प्रोड्यूस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इसका प्लाज्मिड। हम इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के प्लाज्मिड के ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन्स को रिमूव करते हैं और उसके प्लेस पर हम फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं। गाइस, जब हम पैथोजेंस, डिसीज कॉजिंग वेक्टर्स को यूज करते हैं और उन डिसीज कॉजिंग वेक्टर्स के डिसीज प्रोड्यूसिंग जीन्स को रिमूव करके हम अपने बेनिफिट के लिए फॉरेन डीएनए ऐड करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं डिसआर्म्ड वेक्टर। हम उनकी जो मेन डिसीज कॉजिंग आर्म है उसको कट कर देते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल्स ऑफ डिसआर्म्ड वेक्टर, दैट विल बी रेट्रोवायरस एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। क्लियर दिस थिंग? नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर जब आप लेक्चर डालते हैं तो उसके बाद उस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आप हमें अपडेट कर दिया कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं लेक्चर एंड करता हूं तो उसके बाद आपको इस बोर्ड पर उस लेक्चर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और अगर आप उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए। मैं उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं, मैं आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दिया करूंगा। तो गाइज, इसके साथ साथ आपका लेक्चर भी प्रिपेयर होगा और आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज भी क्लियर होंगी। और इफ यू हैव एनी डाउट इन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी टाइम। क्लियर दिस थिंग? सो गाइज, दिस इज कंप्लीटली अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।